बाजार बोलता है इसमें देख लेते हैं एफआईएस की एक बार डेटा और किस तरह की उनकी बाइंग देखने के लिए मिली है। तो एफआईएस जिस तरह से हम बता रहे थे कि एफआईएस ने एक अच्छी बाइंग की है 5372 करोड़ रुपए की 5372 सीआर की बाइंग एफआईएस की तरफ से। डीआईस कुछ हद तक प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आए 2769 करोड़ की उनकी तरफ से सेलिंग देखने के लिए मिली है। एक बार देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स का हाल, वहाँ पे इस समय किस तरह का रुझान देखने के लिए मिल रहा है। तो अमेरिकन मार्केट से शुरू करते हैं। अमेरिका तो कल बिल्कुल फ्लैट बंद हुआ, लेकिन शंघाई हैंगसेंग में करीब 0.25% की बढ़ा देखने के लिए मिल रही। निकई और कोस्पी में भी करीब 0.25 से 1% का उछाल देखने के लिए मिल रहा है। तो एशियन मार्केट्स ठीक चल रहे हैं, एशियन मार्केट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है। एक बार देख लेते हैं आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से काउंटर हैं जो कि अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं इस मार्केट में, इस फ्लैट मार्केट में खास तौर से। तो टूरिज्म फाइनेंशियल कॉरपोरेशन करीब 16% ऊपर है ये काउंटर। जेडएफसीवी इंडिया ये करीब 6.5% ऊपर है। एनसीसी 6%। एचईजी कल भी ये टॉप गेनर्स की लिस्ट में था, आज भी ऊपर है करीब 5%। और चेन्नई पेट्रो में करीब 5% का उछाल देखने के लिए मिल रहा है। एक बार देख लेते हैं कौन से शेयर्स हैं जो कि टॉप लूजर्स की लिस्ट में है, जो अभी नीचे आ रहे हैं। तो केशोराम इंडस्ट्रीज करीब 10% ऊपर है, माफ़ कीजिएगा नीचे है। यूपीएल प्रेफरेंशियल जो है इनका ये करीब 7.5% नीचे है। जेएसडब्ल्यू होल्डिंग करीब 5% नीचे है। चोलामंडलम होल्डिंग करीब 4.5%। और राजेश एक्सपोर्ट 2-3 दिन लगातार ये काफ़ी अच्छा चला था शेयर, आज 4% थोड़ा सा नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ जो ग्लोबल खबरें उनका अपडेट ले लेते हैं। यूक्रेन आंशिक सीज फायर के लिए तैयार हो गया है और अमेरिका के साथ मीटिंग में उन्होंने फैसला लिया। सऊदी अरब में मीटिंग हुई थी और रशिया ने ऑलरेडी कुछ बोला ही है कि हम शर्तों के साथ सीज फायर के लिए तैयार हैं। तो शुरुआत हुई है ब्लैक सी में, जहां पर कहा जा रहा है कि ब्लैक सी में युद्ध विराम हो गया और यूक्रेन कॉमर्शियल शिप्स पर हमला नहीं करेगा वहां पर। तो समीर सर कैसे देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को कि कहीं ना कहीं फाइनली वॉर एंडिंग की बातें हो रही हैं और शुरू हो चुका है और ब्लैक सी यहाँ पर कमर्शियल शिप्स पर हमला नहीं होगा। सो ये शिपिंग सेक्टर के लिए कितना बड़ा पॉजिटिव है और रशिया का युद्ध रुकना ऑयल कंपनीज के लिए कितना पॉजिटिव या नेगेटिव है? तो ये हमने पहले भी एक बार आपके साथ ही डिस्कस किया था कि आई बिल्कुल। डोंट थिंक इट टू बी सो स्ट्रेट फॉरवर्ड की इजी की वॉर ऐसे ही रुक जाएगी, बिकॉज सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस जो शायद रशिया रखेगी विल बी ऑन टेकिंग ओवर सर्टेन पार्ट्स ऑफ लैंड ऑफ यूक्रेन, और वो उतने इजीली अग्री नहीं होने वाले। दूसरा जो जेलेंस्की का सबसे बड़ा डिमांड है कि ही वांट्स टू जॉइन नेटो एंड यूक्रेन वांट्स शुड बी पार्ट ऑफ नेटो। आई डोंट थिंक रशिया इज एवर गोइंग टू अग्री टू दैट। तो I don't know how European countries are going to react to that and whether they will agree कि Ukraine should not be a part of NATO, क्योंकि अगर वो जिद पे रहे तो I don't think Russia is going to bring this war to an end. So it's not going to be so easy. जी हाँ, जो temporary ceasefire आते हैं those can be positive for oil supply to the global market, but that will also depend on whether sanctions जो US ने रखे हैं, not US but globally Europe और US ने रखे हैं रशिया पे, if they get eased. अगर वो ease नहीं होते so that supply will not come into the market, and जो existing players खरीद रहे जैसे for India, China, they will continue to benefit क्योंकि they are getting it at slightly lower prices than the market. अगर ceasefire होता है और sanctions lift होते हैं and Russia is allowed to sell to all countries globally, अगर Europe starts buying Russian crude again, then there's a possibility कि जो इंडिया का बेनिफिट है वो कम हो जाएगा. So it actually might be a slight negative for Indian oil refining companies क्योंकि they are able to earn slightly better margins at this point. जब आपको crude oil you're getting it cheaper than what the market rate is and you're still selling it at whatever price you are in the market. So I would not be as positive on companies that are in the refining space अगर ये ceasefire होता है, because that would reduce some of the benefits जो Indian companies को मिलती है. As for shipping companies, yes, there is some benefit, but I would not think कि इंडिया में ऐसे कोई भी कंपनीज है जो मेजर राउट्स वहां से जाते हैं. सो इज इट गोइंग टू अफेक्ट इंडियन कंपनीज? आई हाईली डाउट दैट. एक जीई शिपिंग है, आई मीन वी डोंट हैव कवरेज ऑन दैट. शिपिंग कॉर्प है, again no major coverage, so I don't want to comment on those two, but I don't think any major benefit ऐसा कुछ आने वाला है अगर ये होता है. Yes, sentimental positive, but direct impact on markets not really, or slight negative for refining companies. ठीक है।
तो स्लाइट नेगेटिव फॉर द रिफाइनिंग कंपनीज लाइक चेन्नई पेट्रो और MRPL और जो दूसरी रिफाइनरी कंपनीज है लाइक रिलायंस जो भी है। और बाकी सर ने बताया कि शिपिंग कंपनीज पर क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ने वाला है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ समीर सर, सैप यूरोप की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई है और सैप की मार्केट कैप करीब 342.4 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। सैप एक सॉफ्टवेयर कंपनी है और कंपनी की स्पेशलिटी ये है कि अब ये AI पर ज़्यादा फोकस कर रही है और पिछले एक साल में 40% शेयर चढ़ा है। सर मैं इसलिए बात कर रहा हूँ सैप की क्योंकि हमने देखा कि अमेरिका की नंबर 1 कंपनी भी AI की ही कंपनी बनी, इन्वीडिया। उसके बाद सैप बनी यूरोप की नंबर 1 कंपनी। इंडिया से कौन सी बनेगी? इंडिया में भी बहुत सारे नाम हैं सर जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रहे हैं, लाइक टाटा एलेक्साई, केन्स टेक, केल्टन टेक्साइंट, और भी जो आपके जहन में सर नाम आते हों। Very difficult to predict which company will, get the major benefit from all of these AI activities. But companies that are जो AI पे थोड़ा सा focus रख रहे हैं, who are trying to push it within India, obviously उनको long term benefit मिल सकते हैं if AI adoption in India picks up. But जो AI का global situation है, I think India is so far behind. Okay, we have a long way to catch up. So is it going to lead to direct benefits right away? I don't think so. Yes, we have to keep focusing and see कि कौन सी companies AI पे क्या investment कर रही है, which segment are they going to cater to, उसका demand कैसे आ सकता है, उसमें cost benefit कैसे रह सकता है, but very difficult to predict at this point of time, given where जहाँ पे हम हैं कि कौन सी company यहाँ AI में सबसे ज़्यादा benefit ले सकती है। लेकिन और सर ज्यादा देखिए तो ज्यादा अनलिस्टेड स्पेस में ज्यादा एआई में फोकस है। अच्छा, तो सर ये जो कंपनीज हैं लाइक टाटा एलेक्साई, केन्स टेक, केल्टन, साइंट, इनमें अभी आपको फंडामेंटली कौन सी कंपनी ठीक लगती है? तो टाटा एलेक्साई हमारे कवरेज में है, ओके। जहाँ पे वी फील वैल्यूएशंस आर स्टिल अ बिट स्ट्रेच्ड। स्टॉक हैज करेक्टेड नो डाउट, ऊपर से 9000 से आई थिंक ऑलमोस्ट 5000 कुछ आया हुआ है भाव। 5500 आ गया सर, 5500। 5500, so it's come down quite a bit, but उस करेक्शन के बाद भी स्टिल वैल्यूएशंस आर अ बिट रिच। ये थोड़ा प्रोडक्ट तो इसमें ऑपरेशनल लेवरेज ज्यादा रहती है, तो मे बी इट कैन ट्रेड एट स्लाइटली हायर वैल्यूएशंस। बट अगेन अगर ग्लोबली स्लो डाउन आती है, व्हिच पीपल आर टॉकिंग दैट यूएस माइट सी अ बिट ऑफ अ स्लो डाउन, यूरोप ऑफ कोर्स थोड़ा रिकवर हो रहा है, बट अगर यूएस थोड़ी स्लो डाउन लेती है then it could affect global growth a little bit, और अगर वो impact आता है तो then companies like Tata Elxsi also who cater to the auto industry could face a little bit of difficulty in growth. अगर वो होती है then I think valuations can come off a little further, so I'm not in any rush to buy that. Apart from that दूसरे दो कंपनी आपने मेंशन किए, we don't cover them. ठीक है सर, इस समय टैरिफ की बात चल रही है क्योंकि 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ की जो लगने की बातें हैं वो सारे दुनिया में चल रही हैं। और एक अमेरिका से डेलीगेशन भी आया जो कि कल आया था इंडिया में, और बातें हैं कि 28 मार्च तक इनकी इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात चलेगी और टैरिफ को लेकर काफ़ी कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट करने की बातें हैं। इसमें कल एक रॉयटर्स के हवाले से उनकी एक्सक्लूसिव खबर थी कि भारत करीब 23 बिलियन वैल्यू के अमेरिकी गुड्स पर टैरिफ घटा सकता है और इसमें पहले फेज में करीब 55% ऑफ द अमेरिकन गुड्स से टैरिफ हटेगा या कम होगा। और अमेरिकी ऑटो कंपनियों के लिए भी टैरिफ हट सकता है या घट सकता है। अब हमने देखा भी था सर कि बजट में इस तरह का कुछ प्रोविज़न किया गया था कि जो हैवी बाइक्स थी उन पर टैरिफ, जो उन पर इंपोर्ट ड्यूटी थी वो कम की गई थी। अभी क्या लगता है सर, इनिशियली फर्स्ट फेज में इंडियन गवर्नमेंट कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर कि टच करने की कोशिश करेगी? हालांकि इसकी कोई भी डिटेल नहीं आई है बहुत ज़्यादा कि 55% ऑफ द टैरिफ किन पर्टिकुलर सेक्टर से हटेगा, लेकिन जो भी हम अमेरिका में इससे इंपोर्ट करते हैं वहाँ से कितना बड़ा मार्केट शेयर वो हमारे यहाँ पर कैप्चर कर लेंगे और कौन सी इंडस्ट्रीज़ पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है सर? तो दो इंडस्ट्रीज जहां डोनाल्ड ट्रंप का इंटरेस्ट रहा है, वन ऑफ देम इज ऑटो इंडस्ट्री। वहां यूएस कार कंपनीज which are manufacturing in the US, फॉर एग्जांपल टेस्ला या फिर जीएम, फोर्ड, जो भी हो,
they should get benefits. Harley Davidson, of course, is one of the, previous, जब Donald Trump previously power में थे, he kept saying that Harley Davidson is getting taxed very excessively. So obviously auto is एक focus. तो the possibilities कि वहाँ पे एक tax cuts या breaks या कुछ आ सकते हैं, which could allow some amount of imports. And जो yesterday finance minister ने announce किया था कि certain battery components जो which increase the cost of battery manufacturing in India, उसने वो कम कर दिए. So that would allow maybe battery manufacturing companies in India to be more competitive. की expectation है कि ये cut होगा, so that would reduce the India manufacturing. तो उसने पहले से ही वो cut दे दिया है for import of certain products which are required for battery manufacturing, so that they don't lose out. So एक वो sector है. दूसरी alcohol sector है. Donald Trump has always wanted to push more whiskey, US whiskeys in India. India बहुत बड़ी market है for whiskeys. Wine is also a growing thing. Californian wine is something that US would like to export to India as well. तो एक alco beverages sector में भी थोड़ा सा negative for Indian companies. वहाँ पे listed space में of course you have in the wine Sula और in whiskeys Diageo, United Spirits जो है वहाँ पे थोड़ा सा pressure आ सकता है. But एक चीज मैं कहना चाहूँगा कि cutting import duty is actually very good क्योंकि Indian consumer को benefit मिलता है. We are today paying excessive taxes on a lot of products which India does not need protectionism for. These companies are making a lot more money. दूसरा, government is charging excessive excise duty on alcohol. अगर आप कोई भी alcohol company की books देखें या even for auto sector, why should we pay 24% or 32% for cars on excise duty when we are already paying every time in petrol, we are paying toll tax, we are paying registration fees. हम कितने taxes एक ही चीज पे भरते रहेंगे? So it's very good for all these prices to come down. And मेरा hope है कि अगर US में हम ये concessions देने लग गए, then European parties where we export should also come up and say कि नहीं, if you're giving it to them, give it to us also. So overall that sends a better picture. India में prices come down, inflation could be down, which could lead to interest rates being lower, which could lead to consumption growth, which could lead to more job creations. Eventually, जब consumption बढ़ेगा, तो obviously more industries for domestic market have to put things. So overall, I think it is actually a very good move. अगर India को करना ही चाहिए, irrespective whether Donald Trump wants it or not, but India should start cutting import duty on a lot of products. बिल्कुल सर, मैं एक कंपनी है GM ब्रेवरीज, उसके फाइनेंशियल्स आपसे बात करते करते देख रहा था. इनकी जो टोटल कॉस्ट थी Q3 की वो थी 615 करोड़ और उसमें से इन्होंने 478 करोड़ रुपीस की एक्साइज ड्यूटी ही दी है. तो आप समझ सकते हैं कि जो टोटल एक्सपेंसेस हैं उसका 60 to 70% इन लिकर कंपनीज का यहाँ पर जा रहा है. तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट तो महंगा होगा ही. लेकिन सर across the board, विवेक, across the board, आप यूनाइटेड स्पिरिट्स देख लो, ABDL देख लो, यूनाइटेड ब्रूरीज देख लो, the biggest cost component, these government makes 10 times the profit or 10 times the revenue of the profit of the company, which is illogical. ये कंपनी रिस्क ले रही है, मार्केटिंग कर रही है, ब्रांड बिल्ड कर रही है, पर गवर्नमेंट इज अर्निंग फार मोर देन, which is illogical. वो तो सर पेट्रोल डीजल में भी चल रहा है सर. जब हम $100 $130 आ गए थे तो जो पेट्रोल डीजल के प्राइजेस जहां पर पहुंच गए वहां से हार्डली कुछ भी मतलब रिवर्स हुआ है प्राइजेस में. वो प्राइजेस एक बार हो जाते हैं तो वो वहीं पर रहते हैं. मतलब $139 जब वो रशिया यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ था उस समय पर हुआ था. एंड आई रिमेंबर जब पेट्रोल उस समय आई थिंक 100 रुपये पर लीटर, दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि अलग अलग रीजन पर अलग अलग प्राइजेस होते हैं. आपके मुंबई में शायद ज़्यादा होगा, लेकिन उस समय पर $100 के आसपास चला गया था इन दिल्ली में. और वहाँ से अभी ज़्यादा कुछ प्राइस डिक्रीज़ नहीं हुआ है. और जबकि क्रूड ऑयल वहाँ से 140 से आप सोचो तो सर $70 पर 50% पर हम आ चुके हैं. आई एग्री कि सर रुपी डॉलर का भी इम्पैक्ट होता है क्योंकि उस समय से रुपी डॉलर करीब 10 से 15% हमारा डेप्रीशिएट हो चुके हैं हम लोग. लेकिन सर फिर भी अगर हमें 50% बेनिफिट मिल रहा है क्रूड में और 15% हमें नुकसान हो रहा है या 10% नुकसान हो रहा है रुपी डॉलर पर, तो प्राइस बेनिफिट कंज्यूमर को आना चाहिए. वो तो अभी भी नहीं आ रहा है. वो क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि जब प्राइस 140 गया था तब ये मार्केटिंग कंपनी थोड़ा सा हिट भी ले रहे थे ऑन देयर सेल्स. सो वो हिट अगर आप
if you take out that loss also that they were making, then obviously some part of that cut has gone there. और दूसरा गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दिया. So on every single thing, government is charging us extra excise duty, and sadly, ये not, I mean, ये Indian government, be it BJP, be it Congress, उनका Robin Hood politics जब तक चालू रहेगा, meaning keep taxing the people who are willing to work and who are willing to, you know, do something and give it to the vote bank जो सिर्फ घर पे बैठ रहे हैं या फिर वो कुछ करना नहीं चाहते, freebies देना चाहते हैं. Till Robin Hood politics remains, all these taxes cannot be reduced. Thankfully, US थोड़ा pressure डाल रहा है, which could probably open up the eyes of the government, saying कि नहीं, we need to start cutting taxes. We need to give consumption from the hard-working individuals in India a benefit. अगर वो होती है, I think Indian economy can open up far more. So cut in food prices hasn't come. Yes, government needs to cut excise duty, पर वो क्या है कि controlled by government है. When it comes to alcohol beverages जो हम बात कर रहे थे, अलग brands होती है. It's not a commodity. And if US sends its wines and whiskeys to India and starts cutting prices, domestic has to cut. India में crude में वो ऐसा नहीं है. It's not कि BP or any other company is going to set up and say अभी crude का import नहीं हो, I mean refined petrol का कम हो रहा है, so let me set up my petrol pumps and start selling at a cheaper rate. They still, even if they sell in India, they still have to pay the government that excise duty. So that is a very different regulated product versus non-regulated, जहाँ पे अगर customs duty सिर्फ कम करते हैं and imported products से come in easily, then Indian companies prices can come down. So मेरा hope है कि prices start moving down. Hopefully it happens. बिल्कुल सर, कभी कभी ख़राब चीज़ें हमें लगती हैं लेकिन उसमें भी अच्छाई छिपी होती है. अब यूएस अगर टैरिफ की बातें कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें इस पर्टिकुलर इन दो सेक्टर्स में हो सकता है कि रिफॉर्म्स लेने भी पड़े. सर, एक और चीज़ जो कि यूएस चाहता है हमसे कि हम क्रूड केवल उनसे ख़रीदें. अभी तक हम रशिया से हमने अपनी क्रूड बास्केट काफ़ी बढ़ा ली थी आफ्टर रशिया यूक्रेन वॉर. आई थिंक 37 to 40% ऑफ द क्रूड रिक्वायरमेंट हम रशिया से बाय कर रहे हैं अपनी जो ज़रूरत का है. और पहले ये हार्डली युद्ध से पहले 4 या 5% भी नहीं होता था जो हम रशिया से इंपोर्ट करते थे. और उसके बाद सऊदी अरब आता है और उसके बाद अन्य जो भी गल्फ़ नेशंस हैं उनसे लेते हैं. कुछ कुछ क्रूड हम वेनेजुएला से भी लेते हैं. कल भी मैंने इस स्टोरी पर भी बात की थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं वेनेजुएला से जो जो लोग क्रूड बाय कर रहे हैं मैं उन पर टैक्स लगा दूंगा 25% का. उसमें इंडिया और चाइना तो सबसे टॉप पर हैं. तो क्या लगता है सर, मतलब क्रूड ऑयल की डील भी हमें करनी पड़ेगी अमेरिका से? I think so. So हमारे पास दो जब when Modi visited the US also, I think that time हम लोग ने बात की थी. I said there are two places where equalization of trade can happen without affecting India. एक है crude imports. If we are importing at market prices from maybe Middle East, Venezuela, or wherever, see Russian crude is getting at a cheaper rate, तो वो अगर निकल जाता है, we have to replace that with US crude, that's negative for the country. But if we are just, अगर हम सिर्फ replacement कर रहे हैं a product which is at $80 from UAE or from Saudi or from Venezuela and we are buying it at $80 from USA, that doesn't affect us. थोड़ा शायद क्या बोलते हैं, logistics cost बढ़ जाएगा because of the long journey that the crude has to take to come to India, या gas has to take to come to India. So that little negative impact, but not major. Defense is the second space जहाँ पे US obviously wants to sell more of its products to India compared to what जो हम ले रहे हैं, फ्रांस से ले रहे हैं, रशिया से ले रहे हैं, कहाँ से भी. So that can equalize some amount of trades between India and the US. और अगर वो equalization भी दिखता है, so then Donald Trump will not take as much of a negative view on India, saying कि India has complied with a lot of the things उनको जो चाहिए था, उनका जो ego चाहिए था. So if that happens, I think India can manage, but उतना negative नहीं रहेगा कि India का full requirement US से आने वाला है. I don't think that's going to happen. I don't think US has that much excess production of gas and crude